आई थिंक स्क्रीन सभी को शेयर हो गई होगी, है ना। तो Yes, अभी yes, तक हम जो इसमें यूनिट में पढ़ रहे हैं कि फूड के न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हैं, क्लासिफिकेशंस क्या क्या हैं, और फिर उनके यूज क्या है, उनके सोर्स क्या हैं, वो फंक्शंस क्या हैं, और उनके बॉडी पर इफेक्ट क्या है। तो इसके चलते हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि जो फूड है वो मैक्रो और माइक्रो दो तरह के न्यूट्रिएंट्स में डिवाइड होता है। और ये क्या होते हैं, जिन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत हमें अधिक मात्रा में पड़ती है वो क्या हो जाते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और जिनकी मात्रा हमें कम स्मॉल क्वांटिटी हमारी बॉडी को जरूरत होती है वो हो जाते हैं माइक्रो। तो मैक्रो कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। और वहीं पर माइक्रो कौन कौन से हैं, विटामिन, मिनरल। तो हमने मैक्रो को के क्लासिफिकेशन को देखा, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट लिया और उसका क्लासिफिकेशन देख चुके हैं हम, उसके सोर्सेज देख चुके हैं, उसके फंक्शन देख चुके हैं, और उसका बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है ये देख चुके हैं। अब हम सेकेंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पर आ रहे हैं जो कि है प्रोटीन। तो जैसे सभी को मालूम है कि प्रोटीन का मतलब होता है बॉडी को डेवलप करना, बिल्डअप करना, ग्रो करना, ये सब किसका काम है, प्रोटीन का काम है। तो प्रोटीन जो है वो एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जिसकी हमारी बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को बहुत अधिक आवश्यकता होती है हेल्दी रहने के लिए। तो आज हम देखते हैं कि इसको हम आगे किस तरह से ये इसका क्लासिफिकेशन होता है। तो ये जो प्रोटीन होते हैं, तो एक्चुअली प्रोटीन क्या है, एमिनो एसिड्स की एक बहुत लंबी चेन होती है जिन्हें हम प्रोटीन कहते हैं। और इनका काम क्या होता है कि बॉडी के जितना भी स्ट्रक्चर है उसको पूरे को डेवलप करना, ग्रो अप करना, उसको रिपेयर करना, उसमें जो भी फंक्शन हो रहे हैं उनको रेगुलेट करना, उन पर अपना कंट्रोल करना, जितने भी टिश्यू हैं, ऑर्गन हैं, उनमें जो भी टूट फूट डैमेजेस होती है उसको, उसकी हील अप करना या उसको रिपेयर करना, एंजाइम और हार्मोन्स जो बॉडी में बनते हैं उन दोनों को भी बनाने का, उनका जितनी भी हार्मोन्स, एंजाइम, उनको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का। तो ये बहुत सारे जो महत्वपूर्ण काम है ह्यूमन बॉडी में वो प्रोटीन के थ्रू ही होते हैं। और ये जो प्रोटीन है ये हमको किस किस से मिलता है, हाई प्रोटीन जो होते हैं वो मोस्टली मीट होते हैं, एग होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं, और कुछ फलियां ऐसी होती हैं जिनमें हाई प्रोटीन पाया जाता है। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोटीन है क्या। तो प्रोटीन क्या चीज है, प्रोटीन एक बिग लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, और ये बहुत सारे एमिनो एसिड्स से मिलके बने होते हैं। इसमें जैसे आप इमेजिन कीजिए एक मोती की माला है या आपकी जो जाप की माला होती है, बिल्कुल वैसे ही ये प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर होता है। और ये एक धागे पर ये मोतियों की तरह ही ये एमिनो एसिड्स जुड़ते हैं और इसकी चेन बनती है और ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल को बनाता है। और 20 तरह के जो एमिनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स कहलाते हैं। और ये जो 20 एमिनो एसिड्स हैं यही आपस में कंबाइन होकर और ह्यूमन बॉडीज में हजारों तरह के डिफरेंट प्रोटीन्स बॉडी में बनाते हैं। और इसमें से जो कुछ एमिनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो बॉडी के लिए कंपलसरी है, किससे, डाइट से, क्योंकि वो बॉडी उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। तो ऐसे एमिनो एसिड्स जिनको ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, तो उनके लिए क्या कंपलसरी है कि वो एमिनो एसिड्स बाहर से आए। बाहर से बॉडी में कहाँ से आएंगे, डाइट से आएंगे। तो इनको हम कहते हैं इसेंशियल एमिनो एसिड्स। और जितने बॉडी खुद प्रोड्यूस कर लेती है उनको कहते हैं नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स। अब इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं बॉडी में। तो सबसे पहला तो इसका जितनी भी
सारा रिपेयरिंग का, रीओवरहॉलिंग का, हीलिंग का, ग्रोथ का, डेवलपमेंट का, ये सारे फंक्शन प्रोटीन पे डिपेंड होते हैं। तो पहले देखेंगे तो बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग, मतलब दिन भर में बॉडी में जितनी भी टूट फूट होती है, जितनी भी चीजें ग्रो अप होती हैं, वो सारे टिश्यूज की, सारे सेल्स की रिपेयरिंग और हीलिंग प्रोटीन के थ्रू ही होती है। फिर एंजाइम और हार्मोन्स, तो आप लोग ने देखा है, सुना है कि ह्यूमन बॉडी में जो एंजाइम और हार्मोन्स होते हैं, ये एक तरह के केमिकल सब्सटेंस होते हैं, और ये बॉडी की बहुत सारी फिजियोलॉजी में हेल्पफुल होते हैं। तो जितने भी ये एंजाइम और हार्मोन्स हैं, तो इन ये जो बॉडी में पूरी पूरी बॉडी में काम करते हैं, उनको पूरी बॉडी में या टारगेट ऑर्गन में ट्रांसपोर्ट करना, उनको कंट्रोल करना, ये सारी चीजें प्रोटीन के थ्रू होती हैं। फिर इम्यूनिटी फंक्शन, मतलब एक ह्यूमन बॉडी में एक फंक्शन होता है जो कि रेजिस्टेंस या इम्यूनिटी फंक्शन होता है, जो कि बॉडी को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्पफुल होता है। और उसका भी कार्य कौन करता है? प्रोटीन के ही कुछ होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स जो बॉडी को इम्यूनिटी देते हैं, जिससे बॉडी इन्फेक्शन से लड़ सके और अपने आप को हेल्दी रख सके। फिर इसके बाद में ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज, तो पूरे शरीर में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको बॉडी के हर एक सेल तक ट्रांसपोर्ट करना और स्टोर करना, ये दोनों काम जो हैं, ये प्रोटीन का काम होता है। और लास्ट होता है सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये आवश्यकता, यदि बॉडी में सब तरह के, जैसे प्राइमरी सोर्स तो क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट, फिर सेकेंडरी हो गया फैट, लेकिन यदि मान लीजिए फैट भी खत्म हो गया, तब ये प्रोटीन आवश्यकता पड़ने पर एनर्जी को, बॉडी को अगर आवश्यकता है तो ये एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं, और एनर्जी के रूप में भी बॉडी इसका यूज करती है, लेकिन ये प्राइमरी नहीं है, ये सबसे लास्ट ऑप्शन है। इसके बाद जो डेयरी नहीं, जो डाइटरी प्रोटीन होते हैं, वो उनके सोर्स क्या क्या होते हैं? उनके सोर्स होते हैं जैसे मीट है, फिश है। फिर उसके बाद में जो प्लांट बेस्ड होते हैं, उनके क्या क्या होते हैं? बीन्स, नट्स, सीड्स। तो इसे वेज और नॉन वेज दोनों तरह के फूड में या दोनों तरह की डाइट में ये पाया जा सकता है। डाइजेशन, जब भी ये प्रोटीन खाया, प्रोटीन मतलब क्या? जैसे दालें खाई, मूंगफली खाई, सोयाबीन खाई, तो क्या होगा कि ये जो भी आपने प्रोटीन खाया, उसको बॉडी क्या करेगी? ब्रेक डाउन करेगी एमिनो एसिड्स में, और फिर वो एमिनो एसिड्स को बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी। फिर इसकी डेली रिक्वायरमेंट, तो इसकी जो डेली रिक्वायरमेंट होती है, वो डिपेंड करती है किसी भी व्यक्ति के एज, वेट, हेल्थ, बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं, वहाँ का क्लाइमेट, उसका वर्क क्या है, उन सब पर डिपेंड करता है। लेकिन एक जो स्टैंडर्ड स्केल लिया जाता है, वो लिया जाता है कि 0.8 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट, मतलब 1 किलो, जैसे 10 किलो किसी का बॉडी वेट है, तो उसके लिए कितना हो जाएगा? 8 ग्राम। तो इस तरह से ये 0.8 ग्राम पर किलो के हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जाता है। अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो इसका क्लासिफिकेशन मेनली ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है: सिंपल, कंजुगेटेड और डेराइव्ड। तो ये 3 तरह है, और इसके फिर नीचे और भी टाइप होते हैं, जैसे डेराइव्ड, प्राइमरी, सेकेंडरी हो जाएंगे। तो इस तरह से ये फिर से डिवाइड होता है। तो इसको हम आगे और डिटेल में थोड़ा देखते हैं। तो जो प्रोटीन का क्लासिफिकेशन है, वो कई बेस पर होता है। तो यहाँ पर जैसे उसके स्ट्रक्चर पर बेस पे, मतलब उसकी रचना कैसी है,
उसके बेस पर उसका क्लासिफिकेशन होता है। उसके कॉम्पोजिशन आपने पढ़ा कि एमिनो एसिड से मिलके प्रोटीन बनता है। तो वो किस तरह के, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था हीमोसैकेराइड और हीटेरोसैकेराइड, तो ऐसे ही इसमें कॉम्पोजिशन के बेस पे भी इसका क्लासिफिकेशन होता है। तो जो बेस स्ट्रक्चर बेस पे होता है वो तीन तरह का होता है क्लासिफिकेशन। क्या होता है? एक तो फाइब्रस, ग्लोबुलर और इंटरमीडिएट। ये तीन तरह के प्रोटीन होते हैं। ये किस बेस पे होते हैं? उसके स्ट्रक्चर के बेस पे। और अगर हम उसके कंपोजिशन के बेस पे जाएं तो सिंपल प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, ये दो तरह के प्रोटीन होते हैं। साथ ही इसमें डेराइव्ड प्रोटीन भी होता है। इसको भी हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। तो सबसे हम पहले देखेंगे कि क्लासिफिकेशन बाय कंपोजिशन एंड सॉल्युबिलिटी। तो इसके आधार पर यदि हम देखेंगे तो ये तीन तरह से डिवाइड है: सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और डेराइव्ड प्रोटीन। तो सिंपल जो प्रोटीन है वो केवल एमिनो एसिड से मिलके बना होता है, और जैसे इसके नाम से ही हो रहा है कि ये सिंपल होता है। और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? एल्बुमिन, ग्लोबुमिन और हिस्टोन। फिर सेकंड होता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। तो ये सरल प्रोटीन से बना होता है, मतलब बहुत सारे सरल प्रोटीन मिलकर ये बनाते हैं। और ये एक, इसका जो बॉन्ड होता है वो प्रोटीन कंपोनेंट्स होता है, और इसे प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है। और ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है इसमें क्या क्या आता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ पर है? ब्लड में पाया जाता है, सभी ने सुना होगा। और ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, ये सारे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं। इसका जो लास्ट है वो आता है डेराइव्ड प्रोटीन। तो इसमें जो मॉडिफाई प्रोटीन होता है वो किसी भी तरह से मॉडिफाई हो सकता है, चाहे वो फिजिकल वे में हो चाहे केमिकल वे में हो, या हो सकता है कि वो जो प्रोडक्ट के ब्रेक डाउन होने से बना हुआ हो। तो किसी भी तरह से उसको मॉडिफाई, अगर प्रोटीन का वेरिएशन है तो वो डेराइव्ड में आता है। और इसके एग्जाम्पल क्या हैं? पेप्टाइड और डीनेचर्ड प्रोटीन, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। अब हम देखते हैं इसके फंक्शन के बेस पे क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है। तो इसके फंक्शन के बेस पर बहुत सारे क्लासिफिकेशन हैं। सबसे पहला तो क्या होगा? स्ट्रक्चरल प्रोटीन। मतलब ये जो जो प्रोटीन सारे टिश्यूज को, सेल्स को उसके शेप में, उसके सपोर्ट में, सपोर्ट और शेप देता है सारे सेल्स और टिश्यूज को, वो किसके अंतर्गत आता है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन। और इसके एग्जाम्पल क्या है? केराटिन। केराटिन किस में आता है? जिसके हमारे नेल्स और हेयर्स बने हुए होते हैं। और कोलोजन, कोलोजन बोन में पाया जाता है। सेकंड आता है कैटालाइटिक प्रोटीन। तो कैटालाइटिक प्रोटीन वो है कि जो किसी भी प्रक्रिया को तेज कर देते हैं, वो कैटालिस्ट कहलाते हैं। तो यहाँ पर एंजाइम्स बॉडी में जो केमिकल प्रोसेस करते हैं उसको तेज कर देना, जो तेज करते हैं उनको हम कैटालाइटिक प्रोटीन बोलते हैं। और इसमें कौन कौन से आते हैं? हेक्सोकाइनेज और एमाइलेज, ये दो तरह के प्रोटीन इसके अंतर्गत आते हैं। फिर तीसरा है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, मतलब जो हार्मोन्स और जितने भी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स हैं उनको पूरी बॉडी में हर सेल तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सा आएगा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। और एल्बुमिन, एल्बुमिन क्या करता है? जो फैटी एसिड्स होते हैं उनको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये इस तरह से ये तीन प्रकार किसके हो गए? क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन। इसके और भी आगे प्रकार हैं इसी बेस पर, ये टोटल 7 होते हैं इसके।
फोर्थ इसका होता है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, मतलब वो प्रोटीन जो मसल्स में या किसी सेल को मूवमेंट दे, यानी सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करें या एक्सपॉन्ड करें, तो ये जो प्रोटीन होते हैं ये कहलाते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। और इसके एग्जाम्पल क्या है, एक्टिन और मायोसिन। फिर उसके बाद हार्मोनल प्रोटीन, मतलब जो भी हार्मोन्स बॉडी में सीक्रेट होते हैं उनके फिजियोलॉजी को कंट्रोल करने, रेगुलेट करने के रूप में काम करते हैं, वो होते हैं हार्मोनल प्रोटीन। तो उसमें कौन सा, उसका एग्जाम्पल क्या है, इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन्स, ये दो इसके एग्जाम्पल हैं। फिर स्टोरेज प्रोटीन, मतलब जो एक्स्ट्रा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको स्टोर करने का काम करते हैं, उनको हम स्टोरेज प्रोटीन कहते हैं। और वो एक्स्ट्रा जितने भी एमिनो एसिड्स होते हैं उनको स्टोर कर लेते हैं। तो एल्बुमिन और फेरिटिन, ये दोनों होते हैं जो प्रोटीन के टाइप जो स्टोर का काम करते हैं। और डिफेंस प्रोटीन, डिफेंस प्रोटीन मतलब क्या होता है, जितनी भी बाहरी फॉरेन एलिमेंट से, जितने भी जर्म से, जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, वो प्रोटीन कौन से होते हैं, इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडीज होती है ये, और जो क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में जो हेल्प करते हैं वो। तो इस तरह से ये इसके फंक्शन के आधार पर बेस करके इसको 7 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन बाय शेप। तो इसके शेप के आधार पर भी इसको डिवाइड किया है 2 पार्ट में। एक तो है फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन कौन से होंगे, जो बहुत लॉन्ग फाइबर वाले होते हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं प्रायः। और ये बहुत सारे जो स्ट्रक्चरल जहां भी बात आती है, जैसे मसल्स, स्किन, वहां पर ये अपनी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं, जैसे कैराटिन और कोलेजन, जो कहाँ पर, नेल्स और हेयर में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में ग्लोबुलर प्रोटीन, तो ये स्फेरिकल के होते हैं, बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, और ये ज्यादातर सॉल्युबल होते हैं, और ये बहुत सारे जो फंक्शंस होते हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसका एग्जाम्पल है एंजाइम और हीमोग्लोबिन। ये कैसे हैं, गोलाकार या ग्लोबुलर। अब यहाँ पर हमने टॉप 10 हाई प्रोटीन सोर्स बताए हैं। फिश, सोयाबीन, जिससे सोया प्रोटीन मिलता है, वो सोया के किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टोफू हो, सोया मिल्क हो, सोया क्रंचेस हो, इस तरह से कोई भी सोया से बनी चीज। आलमंड, बादाम, दूध, फिर कॉटेज चीज मतलब मक्खन, फिर एग, फिर ये शायद एक एग का ही वाइट पोर्शन है वाइट, ये मुझे भी बहुत नहीं मालूम। ब्राउन राइस, मतलब चावल का जो ब्राउन राइस आता है। फिर कुछ ऐसे जैसे छोले हैं, कुछ ऐसे बीज होते हैं जिनसे प्रोटीन मिलता है, और चिकन से। बीच में कोई कुछ बोल रहा था क्या? यस मैम, वो वे WHY वे प्रोटीन निकलते जो मट्ठा छाछ से निकलते हैं, वो प्रोटीन होगा। मैम जो पनीर का पानी होता है ना, उसको भी कहते हैं कि ड्राई बटर मिल्क, बटर मिल्क जो होता है ना, छाछ जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि इसमें लिक्विड दिख नहीं रहा है इसलिए मैं कंफ्यूज थी। मैम उसको ड्राई करके सुखा के पाउडर बनता है उसका, उसको यूज किया जाता है। ओके ओके, मेरे से अच्छी जानकारी तो आप लोगों को है यार। मैम इसलिए है ये वाली जानकारी क्योंकि बच्चे जिम जाते हैं ना, तो वो वे प्रोटीन हमेशा बोलते हैं। अच्छा, और वो कई बार बोलते हैं ये पनीर के पानी से ही बनता है। बनता है। चलिए, अब प्लांट बेस्ड प्रोटीन कौन कौन से हो जाएंगे, वो ऐसे जो पौधों पे आधारित जो चीजें हैं उनसे जो प्रोटीन मिलता है, और वो सारे प्लांट बेस हो जाते हैं। तो प्लांट बेस में कौन कौन से आ जाते हैं, जितनी भी तरह की दाल हैं, नट्स हैं, मूंगफली हैं, बीज हैं, छोले हैं। फिर उसके बाद में दूध, दही है, मही है, ओट्स है,
फिर बीन्स, जितने की तरह के बीन्स होते हैं वो हो जाएगा, टोफू हो जाएगा, और पालक से भी मिलता है। तो इस तरह के ये सारी जो जितने भी नट्स होते हैं जैसे बादाम है, तो इन सब चीजें में प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो बहुत अधिक और अच्छी मात्रा में मिलती है। अब जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन होते हैं वो किस में मिलेंगे? ऑब्वियसली वो एनिमल से मिलेंगे, तो मीट है, पोल्ट्री है, सी फूड है, एग है, और डेयरी के भी कुछ प्रोडक्ट हैं। तो आजकल डेयरी प्रोडक्ट को वेज नॉन वेज दोनों में लिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर इसमें भी दिया गया। तो दूध, दही, पनीर, यहाँ पर कोई एक ग्रीक कर्ड के बारे में बात की गई है, ग्रीक योगर्ट वहां। तो यहाँ नीचे एक दिया है कि लगभग किस चीज में, जैसे 2 एग हैं तो उसमें 13.2 ग्राम बॉइल्ड है पनीर मिलेगा। तो इस तरह के ये टेबल्स तो आपको नेट पर बहुत सारे मिल जाएंगे, जो कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को बता देंगे कि किस चीज में कितना प्रोटीन पाया जाता है। फिर अभी जो हमने बात की थी कि प्लांट बेस में लेग्यूम्स में मिलेंगे, नट सीड में मिलेंगे, जितने भी सोया प्रोडक्ट हैं उसमें मिलेंगे, और कुछ ग्रेन्स होते हैं जैसे होल अनाज होते हैं, किनोआ वगैरह, इसमें भी बहुत अधिक प्रोटीन होता है। चिया सीड, फिर उसके बाद में ये सारे जो इसमें पिक्चर्स दिए हैं, सोया किसी भी फॉर्म में आप लेते हैं। बहुत लोग सोया मिल्क इसीलिए लेते हैं क्योंकि वो प्रोटीन से बहुत अधिक रिच होता है। छोटे बच्चों को अक्सर ये टोफू वगैरह दिया जाता है, जिसको हम सोया पनीर कह सकते हैं, है ना। तो उसमें भी बहुत अधिक होता है। फिर कुछ ग्रीन वेजिटेबल होती हैं, पत्तेदार जो होती हैं वेजिटेबल्स, उनमें भी प्रोटीन की क्वांटिटी पाई जाती है। खासकर बादाम, जैसे यहाँ पर एक दिया कि अगर हम बादाम लेते हैं लगभग 1/4 कप, तो उसमें 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है। ठीक है ना। अगर पकी हुई 1 कप दाल है तो उसमें 18 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी दाल है। जैसे चने दाल में अधिक मिलेगा, दूसरी दाल में कंपैरेटिवली थोड़ा कम मिलेगा। तो उस पर भी डिपेंड करता है कि वो कौन से टाइप की दाल है। ये दोनों में दिया है कि जो हाई प्रोटीन है किसमें कितना मिलता है। जैसे छोले हैं तो उसमें लगभग 7 ग्राम प्रोटीन होता है, ओट्स में 11 ग्राम, टोफू में 13, ब्राउन राइस में 3, किनोआ में 4, लेंटिल्स में 6। तो इस तरह से ये दिया है। तो इसमें आप देखें कि एक बादाम में बहुत अच्छे बहुत रिच होता है, और दूसरा जितनी भी सोया से बनी हुई चीजें होती हैं, तीसरा जितनी भी मूंगफली वगैरह जैसे ये चीज होती है, इसमें भी प्रोटीन बहुत अधिक रहता है। अदर साइड में ये एनिमल बेस्ड प्रोटीन दिया है। तो आई थिंक ये आप लोग देख लीजिए, इसकी हमको जरूरत नहीं पड़ती है तो हम नहीं जाते हैं डिटेल में। अब कुछ टिप्स हैं कि कैसे हम प्रोटीन को शामिल करें। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जैसे हम अपने वेट के हिसाब से एक कैलकुलेट कर लें और उतना ही प्रोटीन अपनी डाइट में शामिल करें। यदि नॉनवेज है तो मीट और एग वगैरह से ले सकते हैं। लेकिन यदि वेज है तो उसकी जगह हम चूज करें सोयाबीन, दालों को चूज करें, मूंगफली को चूज करें। तो ये सारी चीजें हमारे बॉडी में, सोयाबीन की, चिया सीड आप खा सकते हैं। ओमेगा 3 के लिए जैसे सी फूड में बहुत अधिक मिलता है ओमेगा 3, तो हमारे यहाँ जैसे फ्लैक्स सीड होते हैं, इनको हम ओमेगा, अखरोट होता है, इनको हम ओमेगा 3 के लिए कंज्यूम कर सकते हैं। और इस तरह से ये वेज नॉन वेज दोनों में हम चाहें तो प्रोटीन की क्वांटिटी को मैनेज करके डाइट ले सकते हैं। अब इसके फंक्शन बॉडी में क्या क्या है? तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, और जितने भी वहाँ केमिकल रिएक्शन होते हैं कि वो खाना ब्रेक डाउन होके एनर्जी तक कन्वर्ट होता, तो उस ड्यूरिंग फूड से एनर्जी तक के कन्वर्शन में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं।
तो उन सारे केमिकल रिएक्शंस पर कंट्रोल किसका रहता है? प्रोटीन का, उनकी ही प्रेजेंस में होती है। एंटीबॉडीज ये बनाता है जिससे इम्यूनिटी को सपोर्ट मिलता है, इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बूस्टअप होता है। मसल्स ये बनाता है जिससे कि मसल्स स्ट्रेंथ मिलती है बॉडी को, साथ ही मसल्स की एक्टिविटी, मूवमेंट, मतलब मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना या मसल्स को एक्सपॉन्ड करना, ये दोनों ही फंक्शन प्रोटीन के साथ ही होते हैं। ये डीएनए आरएनए को भी सपोर्ट करता है और उसके जो उसमें जो कोडिंग होती है उनको रेगुलेट करता है। फिर इसके बाद में ये पूरी बॉडी को सपोर्ट करता है, हार्मोन्स बैलेंस करता है, और जो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है वो किस पे डिपेंड होता है? प्रोटीन पर। तो अब इस तरह से हम देखें तो एक ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसको हम सेकेंडरी की जगह इमरजेंसी सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं, क्योंकि सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी हम फैट को लेते हैं। फिर बॉडी के जितने कंपोजिशन है वो ये मैनेज करता है, फॉर्मेशन एंजाइम का ये करता है, और बॉडी को सम स्थिति में रखना, बैलेंस रखना। जैसे बॉडी का टेम्परेचर है, हर चीज एक बैलेंस होती है ना। हर आप जब कोई भी टेस्ट कराते हैं या कोई भी आप स्केल्स देखते हैं तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, तो उस पॉइंट पर बॉडी को बनाए रखना है ना, इसको हम कहते हैं बॉडी की हीमोस्टेटिक पोजीशन। तो ये जो हीमोस्टेसिस पोजीशन है ये मेंटेन प्रोटीन के द्वारा होती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और ट्रांसपोर्ट को करता है। तो इस तरह से अगर हम देखें कि ह्यूमन बॉडी के जितने भी मेजर फंक्शन होते हैं उन सबके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। तो प्रोटीन को एक कैलकुलेट और एक सफिशिएंट क्वांटिटी में लेना बहुत जरूरी है। यदि लगातार सपोज कोई प्रोटीन कम लेता है तो धीरे धीरे क्या होगा, उसकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी और ये सारे फंक्शन इफेक्टेड होंगे। सबसे पहले जैसे इम्यूनिटी पर सबसे पहले फर्क आता है कि इम्यूनिटी वीक होने लगेगी, तो क्या होगा कि बाहर से जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया या वायरस आ रहे हैं तो वो उसको इफेक्ट करेंगे और उस बीमारी से वो गिर जाएगा या ग्रसित हो जाएगा। फिर अब इनके प्रमुख कार्य क्या है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट, मतलब अभी हमने देखा कि ये पूरी बॉडी को एक फ्रेमवर्क देता है। पूरे मसल्स जो हैं वो बोन, मसल्स, हेयर, स्किन, ये चार चीज से हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। तो ये चारों चीजों को जो एक शेप देता है, सपोर्ट देता है, वो कौन देता है? प्रोटीन देता है। फिर एंजाइम, तो ये कैटालिटिक के रूप में काम करते हैं। एंजाइम को जितनी भी केमिकल प्रोसेस हैं उनको तेज करते हैं, जैसे डाइजेशन से रिलेटेड, या मान लीजिए आपने ऑक्सीजन ली, आपने ब्रीदिंग की, तो उसमें ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सप्लाई करना, हर सेल तक बॉडी की हर सेल तक उस ऑक्सीजन को पहुंचाना। ट्रांसपोर्टेशन, जितने भी वाइटल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आप खाने में लेते हैं और या सांस लेने में लेते हैं, तो उन सारे को फाइनल जब उसका प्रोडक्ट आ जाता है तो कंप्लीट बॉडी की हर एक सेल तक ट्रांसपोर्ट करने का काम प्रोटीन का होता है। और इम्यूनिटी रिस्पॉन्स, मतलब ये बहुत सारे ऐसे एंटीबॉडीज बनाता है जो कि हमारी बॉडी की सुरक्षा करते हैं, और रोगों को, बहुत सारे ऐसे हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस होते हैं जिनको ये नष्ट कर देते हैं और जिसके कारण बॉडी बीमार नहीं हो पाती है। फिर हार्मोन सिग्नलिंग, मतलब कई हार्मोन्स जो प्रोटीन बनाते हैं वो एक मैसेंजर, केमिकल मैसेंजर होते हैं, और वो केमिकल मैसेंजर क्या करते हैं? ब्रेन या और ऑर्गन या वहां तक की सेल, उनके बीच में कम्युनिकेशन का काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति आपकी तरफ एक पेपर को ऐसा बॉल बना के आपकी तरफ फेंके तो आपकी तुरंत या तो आंख बंद हो जाएंगी या आप फेस को ढक लेंगे, है ना। तो ये जो मैसेज आया, कहीं से आपको मैसेज मिला ना, तभी आपने उसका रिएक्शन दिया। तो ये जो पूरे सिग्नल का काम ये प्रोटीन ही करते हैं। फिर एनर्जी,
तो मान लो जब बॉडी में ऐसा कोई समय आ गया कि उसके पास एनर्जी के पर्याप्त सोर्स नहीं है, मतलब कार्बोहाइड्रेट भी उसके पास नहीं है, फैट भी नहीं है, तो उस समय फिर ये प्रोटीन इसेंशियल एनर्जी के सोर्स के रूप में सामने आते हैं। रिपेयरिंग और मेंटेनेंस, पूरी बॉडी को हील अप ये करते हैं। पूरे दिन भर में जितनी भी टूट फूट होती है बॉडी की, हम हमेशा बॉडी को मिसयूज करते हैं। तो रात में जब हम सोते हैं तो ये सोने के दौरान हर पूरी बॉडी को ओवरहॉल करके रिपेयर करते हैं। कई बार चोट लग जाती है, कहीं कट गया या कहीं फट गया या कहीं अंदर से इन्फेक्शन हुआ, तो उन सबको भी हील अप करने का काम कौन करता है? प्रोटीन करते हैं। अब इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है फ्लूइड एंड पीएच बैलेंस। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे तरह के फ्लूइड हैं, जैसे वाटर है, ब्लड है, लिम्फ है। ये तीन तो ऐसे हैं कि जो कंप्लीट बॉडी को कवर किए हुए हैं। तो इनका अपना एक पीएच वैल्यू होती है। जैसे ब्लड है, हल्का सा बेसिक होता है, बेस साइड होता है। तो वो सब, ये जैसे पानी है तो न्यूट्रल होता है। तो उन सब की पीएच वैल्यू, ये पीएच वैल्यू कहलाती है। ठीक है, तो ये पीएच वैल्यू को मेंटेन कौन रखता है? प्रोटीन रखता है। इसमें आपने सुना होगा एसिडिटी, नाम आप लोग ने बहुत सुना होगा। तो आपको मालूम है एसिडिटी भी दो तरह की होती है। एक तो वो होती है जो आपके डाइजेशन सिस्टम में हुई, है ना, कि पेट में एसिड, स्टमक में एसिड अधिक बना और वो एसिड का रिफ्लेक्शन आपके इसोफेगस से होता हुआ मुंह तक आने लगा, या जलन होने लगी, बर्निंग सेंसेशन होने लगे। एक एसिडिटी होती है ब्लड एसिडिटी। तो उसमें क्या होता है कि ब्लड का पीएच जब चेंज होता जाता है तो क्या होगा? ब्लड बेस से एसिड की तरफ जाने लगेगा और हमेशा बॉडी अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करती है। तो क्या करती है, जैसे ही ब्लड एसिडिटी शुरू हुई तो ब्लड क्या करता है, बोन में से कैल्शियम खींचने लगता है और वो उस कैल्शियम से अपने आप के अपने पीएच को मेंटेन करता है। लेकिन यहाँ ड्रॉबैक क्या होता है कि बोन जो होती है वो वीक होने लगती है। ऑस्टियोपोरोसिस जो एक नाम सुना होगा, वो ज्यादातर इसी का नतीजा होता है। फिर अब ये हमारी बॉडी पर कैसे कैसे इफेक्ट करता है या काम करता है? तो जितने भी टिश्यूज हैं उनको बनाना, उनको रिपेयर करना, उनको स्ट्रॉन्ग करना, एंजाइम बनाना, हार्मोन्स बनाना, और जितने भी फ्लूइड हैं उनकी पीएच वैल्यू को मेंटेन करना, और जितने भी मसल्स हैं, स्किन है, नेल्स हैं, हेयर हैं, इन सब का ग्रोथ करना, इनको स्ट्रॉन्ग बनाना। तो ये सारी चीजें जो है ये प्रोटीन के द्वारा होती हैं। लेकिन यहाँ पर हमको एक चीज बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हम कई बार सोचते हैं ना कि ये तो अच्छा है तो इसको ज्यादा ले लो। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए किसी किसी के लिए 30 ग्राम प्रोटीन सफिशिएंट है उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। ये हम एक इमेजिनरी नंबर ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो सोचे अच्छा है और वो 50 ग्राम लेता जाए तो उसके लिए हार्मफुल भी होगा। यहाँ पे फिर हमको बैलेंस जो शब्द है उसका मतलब समझना पड़ेगा। तो यहाँ जो बॉडी को प्रोटीन देना है तो कितना देना है? बैलेंस देना है, ना अधिक ना कम। क्योंकि जब प्रोटीन अधिक हो जाता है तो वो क्या करता है? किडनी पर प्रेशर डालता है, और जब किडनी पे प्रेशर डालता है तो उससे डिहाइड्रेशन होता है, बहुत अधिक थकान लगती है और एक्स्ट्रा फैट जमा होने लगता है। तो कई बार बहुत से लोगों का एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट होने की वजह एक्सेस प्रोटीन भी हो सकता है। ठीक है, तो ओबेसिटी में जब अगर हम देखें कि लगातार लगातार अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट पे भी कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, तब हमको देखना पड़ेगा कि इसकी ओबेसिटी है कहाँ। यदि सेंट्रल ओबेसिटी है, सेंट्रल ओबेसिटी का मतलब क्या? हाथ पैर सब दुबले पतले हैं लेकिन एब्डोमेन वाला पोर्शन बहुत अधिक बाहर निकला है। इवन न साइड टायर है ना बैक में फैट अधिक है। तब वो ओबेसिटी जो होती है वो स्ट्रेस हार्मोन्स के कारण होती है, मेनली कार्टिसोल के कारण। और अगर ओवरऑल ओबेसिटी हो रही है तो वहां पर हमें फिर प्रोटीन को देखना पड़ेगा।
कि उसके प्रोटीन के इंटेक क्या है, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है। अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? जितने भी मसल्स ग्रोथ रिपेयर हैं वो प्रोटीन के बैलेंस अगर क्वांटिटी है बॉडी में तो ये सारी चीजें रिकवरी होंगी। और कई बार ऐसा होता ना कि जैसे एक्सरसाइज करते समय भी आपने देखा होगा कि मसल्स पुल हो गया या टूट गया, तो वो सारा भी हील अप या उसकी रिकवरी किसके थ्रू होती है? प्रोटीन के द्वारा होती है। और ये वेट मैनेजमेंट में बहुत अधिक हेल्पफुल है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। क्योंकि यदि मान लीजिए प्रोटीन रिच हमने डाइट ली तो वो बहुत लंबे समय तक ऐसा लगेगा कि पेट भरा हुआ है। जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए कि यदि आप मूंगफली बहुत अधिक खा लेते हैं या सोया कुछ प्रोडक्ट ले लेते हैं तो पेट बहुत अधिक देर तक, क्योंकि ये धीरे धीरे ब्रेक डाउन होता है, तो बहुत अधिक लंबे समय तक भरा हुआ फील होता है। इम्यूनिटी सिस्टम को सपोर्ट करता है, जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं उनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाता है, जिससे वो इन्फेक्शन बॉडी में फैल ना पाए। बॉडी को स्ट्रक्चर देता है, मतलब जितने भी सेल, ऑर्गन, बोन, मसल्स, स्किन, इन सारी चीजों को ये बनाता है। और मेटाबॉलिक फंक्शन मतलब जितने भी तरह के मेटाबॉलिक फंक्शन है उनको ये प्रॉपर रन करता है, उनको मेंटेन करता है। और उस उस समय जो फ्लूइड है उसके पीएच को बैलेंस रखता है। तो इस तरह से ये जो प्रोटीन है उसके बॉडी पर इफेक्ट होते हैं। अब इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या है बॉडी पर? अभी तो हमने पॉजिटिव देखे, तो अब नेगेटिव इफेक्ट क्या है कि जब हम इसका अधिक मात्रा में सेवन कर लेते हैं, मतलब यहाँ पर फिर वही बात आ रही है बैलेंस की, कि मान लीजिए हमको जितनी जरूरत है उससे यदि आवश्यकता से अधिक, एक दिन से नहीं होगा, लेकिन यदि हम कंटिन्यूशन में करते आवश्यकता से अधिक उसको हम लेते जाएंगे, तब क्या होगा? सबसे पहले तो होगा किडनी पे एक्स्ट्रा दबाव आएगा, क्योंकि किडनी को उस प्रोटीन को छान के और बॉडी के बाहर करना पड़ेगा। तो उस पर किडनी पर, क्योंकि किडनी क्या करती है कि जितने भी ब्लड में ऐसे मटेरियल है जो टॉक्सिस हैं उनको एक छन्नी के जैसे छानती है और पूरे टॉक्सिस मटेरियल को अलग कर देती है, जो यूरिन के थ्रू बॉडी के बाहर निकल जाते हैं। और जितने भी सपोर्टिंग या गुड मटेरियल होते हैं वो ब्लड के साथ आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें जब एक्सेस प्रोटीन लेते हैं तो यूरिया अधिक बनने लगता है, और यूरिया जब अधिक बनता है तो उसको किडनी को, क्योंकि वो कैसा है, एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है, तो उसे वो अगर ब्लड में बढ़ जाए तो ब्लड को टॉक्सिस करेगा। तो उस चीज से बचने के लिए किडनी क्या करेगी? यूरिया को फिल्टर करेगी, और जब वो उसको अधिक फिल्टर करेगी तो उस पर एक्सेस वर्क होगा, और जिससे कि किडनी की स्थिति खराब हो सकती है। डिहाइड्रेट, यदि बहुत अधिक हाई प्रोटीन लें तो उसको फिर हमको पानी की मात्रा भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि किडनी को अधिक छानना है तो अधिक पानी चाहिए। तो अगर पानी नहीं बढ़ाते, मान लीजिए तरल पदार्थ या वाटर इंटेक नहीं बढ़ाया, तो बॉडी डिहाइड्रेट की पोजीशन में चली जाएगी। फिर इससे बहुत सारी डाइजेशन से रिलेटेड इशू हो जाएंगे, जैसे डायरिया, कॉन्स्टिपेशन। तो इसके लिए क्या जरूरत है कि एक तो पानी की क्वांटिटी अधिक हो, दूसरा फाइबर रिच जो फूड है उनको हम सिलेक्ट करें। फिर फैट गेन, तो जब एक्सेस प्रोटीन होता है तो ये फैट के रूप में डिपॉजिट हो जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है, देखिए मसल्स और फैट दो डिफरेंट चीजें होती हैं, है ना। तो ये मसल्स को बनाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने उसको खाया और वो मसल से जुड़ गया। उसको मसल से जितना जुड़ना होता है उतना ही मसल से जुड़ता है, रेस्ट पूरा किसमें डिपॉजिट हो जाता है? फैट फॉर्म में। और ये न्यूट्रिएंट्स डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये बहुत अधिक जब सेवन करें तो ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन सब चीजों के लिए जगह कम बचती है, जबकि हमारी बॉडी को हमेशा एक बैलेंस की जरूरत होती है। तो यदि फैट, कार्बोहाइड्रेट भी कम लेंगे तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा।
अब इसमें डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन के क्या साइन है? तो जब ये इसकी डेफिशिएंसी होती है तो जैसे बाल और नाखून कमजोर हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, बहुत अधिक कमजोरी फील होती है, भूख अधिक लगती है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है जिससे बार बार बीमार पड़ने लगते हैं। तो ये जो प्रोटीन है इसको बहुत जरूरी है कि हम एक पर्टिकुलर मात्रा में लें, उस मात्रा में जो कि हमारे लिए बैलेंस प्रोटीन की क्वांटिटी हो। फैट नेक्स्ट क्लास में करें, है ना? यस मैम। प्रेजेंटेशन में बहुत सारी चीजें कई बार रिपीट भी होती हैं, तो मैं इसलिए अलग नहीं करती हूँ कि शायद बार बार रिपीट होने से हमारा माइंड उसको जल्दी थोड़ा पकड़ लेगा। तो जैसे फंक्शन ही कई बार रिपीट हुए, एक्चुअली इसका मीनिंग ये है जैसे फंक्शन ऑफ बॉडी और इफेक्ट ऑन बॉडी, अब देखा जाए तो दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, है ना? तो इसीलिए वो बार बार आती हैं, लेकिन मैं उसको एज इट इज इसलिए रहने देती हूँ कि बार बार सुनने से हमको जल्दी याद होगा, इसलिए मैं उसको एज इट इज रहने देती हूँ, उससे चाटती नहीं, क्योंकि एक आध पॉइंट अलग भी होता है, जैसे पीएच की वैल्यू पहले नहीं थी लेकिन लिक्विड में पीएच की वैल्यू मैनेज करता है, तो ऐसे कुछ अलग पॉइंट्स भी होते हैं। बाकी मैं कॉमन को भी इसीलिए फिर रहने देती हूँ कि ठीक है, उसको भी रहने दो। चलिए, अभी किसी का कोई क्वेश्चन या कुछ बोलना चाहे कोई तो भी स्वागत है। जी रितु जी। मैम आपने जैसे अभी बताया कि जब हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन ज्यादा हो जाता है तो मतलब उसमें टमी फैट बढ़ जाता है। फैट जहां भी डिपॉजिट हो, क्योंकि फैट डिपॉजिट होने का भी ना हर बॉडी का अपना एक नेचर होता है। बहुत से बॉडी का देखिएगा, लोअर बॉडी जैसे थाइस और जो ग्लूटेन मसल्स होते हैं, बटक मसल्स, वो बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, लेकिन अपर बॉडी दुबली पतली रहती है। वहीं कई लोगों का सिर्फ एब्डोमेन वाला एरिया बहुत बढ़ता है, कई लोगों का बैक फैट बहुत बढ़ता है, कई के साइड टायर्स बहुत बढ़ जाते हैं, है ना? कई के थाइज या ये जो आर्म्स होते हैं ये बहुत बढ़, तो ये हर बॉडी का अपना एक नेचर है कि कहाँ फैट डिपॉजिट होगा। तो इसको हम एक कॉमन उसमें नहीं ले सकते कि किसी का भी फैट डिपॉजिट हुआ तो पेट में ही होगा, बॉडी में कहीं भी हो मैम सकता जैसे अभी आपने कुछ बताया था ना कि पैर पतले रहेंगे, सिर्फ टमी बाहर आएगा, है। तो ये प्रोटीन के कारण होता है। प्रोटीन एक रीजन उसका प्रोटीन भी है, यदि वो लगातार अधिक प्रोटीन ले रहा है और उतना उसका वर्कआउट नहीं हो रहा है ना, दोनों चीजें बैलेंस पे होना चाहिए। देखिए, जैसे मान लीजिए एक मजदूर क्लास का व्यक्ति है जो पूरे दिन मान लीजिए ये ईंट उठाता है या पत्थर तोड़ता है, और एक वो है जो ऑफिस में बैठ के इसी में काम करता है, तो दोनों की सारी चीजें भी सेम रहेंगी तो भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट सेम नहीं रहेगी, डिफरेंट हो जाएगी, है ना? तो बहुत जरूरी है कि वो जो ऑफिस वर्क कर रहा है वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोटीन ले, वो जो एक मजदूर के जैसे काम कर रहा है वो अपने हिसाब से ले। मैम इसमें ऐसा भी कुछ है जैसे हमारी बॉडी हमें अंदर से बताती है कि मतलब क्या चीज हमें दिक्कत दे रही है, तो क्या प्रोटीन भी हमें बताता है कि हाँ सफिशिएंट हम ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? देखिए, प्रोटीन को पता करने का जो सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपने नाखूनों पे ध्यान दीजिए, बालों पे ध्यान दीजिए, बालों का बीच से टूटना शुरू हो जाता है ना? जैसे एक बाल पूरी लंबाई में, तो एक तो होता है कि वो जड़ से निकल गया, एक होता है कि बीच से टूटने लगते हैं, बीच बीच से पतले हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, वो सब प्रोटीन की कमी के कारण होता है। नेल्स आप देखिए, पिंकिश नहीं रहेंगे, थोड़े से ही बढ़ेंगे तो टूट जाएंगे। तो इन सब चीजों पे यदि आप ध्यान दें तो आप प्रोटीन का पता लगा सकते हैं। एक्चुअली कोई भी चीज की कमी या नाकमी हमारी बॉडी खुद बताती है, बस हमको अवेयर होना चाहिए कि हम कितना अवेयर होके उस पर ध्यान दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए बार बार बीमार हो रहे हैं, मान लीजिए एक बार कहीं गए, वहां पे कुछ लोगों को कफ कोल्ड था, आके हमको भी हो गया,
एक बार हम भीगे हमको, तो 100% हमारा इम्यूनिटी वीक है। तो इम्यूनिटी वीक के क्या क्या, या तो विटामिन सी कम है आपके में, या प्रोटीन कम है, तो वो हमको देखना पड़ेगा। तो हमारी बॉडी हर चीज बताती है, बस हम उसकी सुने, लेकिन हम उसकी छोड़ के सबकी सुनते हैं, सिर्फ अपनी बॉडी की। क्योंकि हमेशा एक ये कहा जाता है कि आप अपने खुद के लिए बेस्ट डॉक्टर होते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारा जो हम बचपन से जो चीजें देखते हैं ना, तो डॉक्टर्स और सब ये जो पूरा ये एक सेगमेंट है, इस पे इतना ट्रस्ट हो गया है कि यदि मान लीजिए आप, मेरा अभी का एक्सपीरियंस है कि एक हमारे परिचित हैं, उन्होंने कुछ, उनको प्रॉब्लम्स थे, तो उन्होंने वो कुछ टेस्ट वगैरह कराए, तो उनको पता चला कि भाई कैंसर है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज है, कैंसर है। अब वो बड़े दुखी हो गए। ऑब्वियसली किसी को भी पता चलेगा, उसकी ट्रीटमेंट बोले शुरू कर देते, डॉक्टर बोले ये कर दो, अभी कीमो कर देते हैं दुनिया भर की। फिर मेरे पास भी वो आए एक बार, तो हमने कहा नहीं, आप एक बार पहले कहीं बाहर चेक करा लें, फिर आप ट्रीटमेंट शुरू करें, 8 दिन में इतना तो नहीं बढ़ जाएगा। वो बाहर गए, सेम टेस्ट कराया, वो नेगेटिव आया कि कुछ भी नहीं। लेकिन अगर सपोज वो नहीं कराते बाहर जाके, तो उनका माइंड ये कंसीव कर लेता कि मुझे कैंसर है, और फिर उनकी लाइफ स्टाइल वैसी होती, उनकी लाइफ उतनी ही होती। मैम ये कहीं मैंने और भी देखा था कि कहीं पर टेस्ट कराया, कुछ प्रॉब्लम्स आई, बाहर कहीं और कराया, वो नहीं थी। हाँ, तो ये ऐसे बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे केस मिलते हैं। तो यहाँ पे डिपेंड क्या है कि हम अपने ऊपर कितना ट्रस्ट कर रहे हैं। एक्चुअली हम खुद एजुकेटेड होते नहीं हैं, तो हम क्या करते, पूरे डिपेंडेंट हो जाते कि नहीं, उनने बोला तो वो तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बहुत जरूरत है कि आप अपनी बॉडी के लिए आपकी फुल अवेयरनेस हो, आप खुद जागरूक हो कि कब क्या हो रहा है, मुझे क्या खाने से क्या फील हो रहा है। अब देखिए, कई बार ना, जैसे मीठा है, कई बार आप खाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, और कई बार आप खाएंगे तो आपको लगेगा कि वॉमिट हो जाएगी, अनईजी लगने लगेगा। तो वो क्या है, वो बॉडी का इंडिकेशन है कि अभी आपको शुगर की जरूरत नहीं है, आप जबरदस्ती टेस्ट के लालच में ले रहे हैं। तो योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, हर चीजों में ये कहा जाता है कि जब तक जोर से भूख ना लगे तब तक खाना मत खाइए। अंदर से जब भूख लगे, तब तेजी से भूख लग रही है तब खाना खाइए। जब जिस चीज की अंदर से इच्छा हो रही है वो खाइए, टेस्ट के कारण मत खाइए। तो अगर धीरे धीरे हम अपने आप को चेंज करते जाएं, तो हम भी ऑब्वियसली समझ सकते हैं कि बॉडी को कब क्या रिक्वायरमेंट है और वो कब क्या डिमांड कर रही है। चलिए, और किसी को कुछ बोलना है? सारे वीडियो ऑफ रहते, कुछ लोगों की तो जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो समझ सकती हूँ, लेकिन रेस्ट के भी सारे ऑफ रहते हैं। तो ना मैं ये सोच सकती हूँ कि हाँ वो समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, प्रेजेंट भी हैं या नहीं है। हालांकि मैं अटेंडेंस सिर्फ उन्हीं की लगाती हूँ जिनकी जो जेन्युइन प्रॉब्लम है या जिनके वीडियो ऑन है। बाकी लोगों की मैं नहीं लगाती हूँ अटेंडेंस। और स्ट्रेंथ भी बहुत कम आ रही है, जबकि स्टूडेंट बहुत अधिक हैं सेकेंड ईयर में। तो मैम कितने स्टूडेंट्स हैं? काफी, 40-50 में शायद। सेकेंड ईयर की स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी थी ना लास्ट ईयर। मैम पिछली बार फर्स्ट ईयर में तो कम थे हमारे साथ। हम लोग 12-15 इतने लोग थे शायद। ये तो यहाँ तो मुश्किल से 1 2 3 4 5 ही लोग दिख रहे हैं बस। मैम अब की बार कुछ ऐसा भी हो रहा है क्योंकि पहले रेगुलर क्लासेस होती थी, तो आधे लोग तो भूल जाते हैं कि थर्सडे को क्लास। नहीं, क्लासेस तो अभी भी रेगुलर हो रही है। नहीं, मंडे पिछले से साल भी नहीं हो रही ना, कोई भी क्लास और नहीं हो रही हमारी। अच्छा, नहीं, लेकिन पिछली बार भी मैंने ऐसे ही डिवाइड आपकी करके नहीं किया थी, लेकिन सरिता मैम की ये साथ चलती थी, तो कुछ दिन डेली मतलब क्लास होती थी। अभी तो मैम कोई और क्लास नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स का क्या रहेगा।